कोई खामोश रहे, न कोई बात, न शिकवा, न शिकायत। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। जब आपको मैंने पहली बार देखा तभी मैं मेरे पहचान गई थी कि आप कौन हैं और हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। पहली मुलाकात के जख्म अभी तक ताज़ा है तुम्हारे दिल पर। फिर भी पुलिस स्टेशन से मेरे साथ चली हैं, घबराई नहीं। चंद घंटे पुलिस थाने में गुजार कर मैं बहुत डर गई थी। अगर मुझे मौत भी बुला ली थी तो उसके साथ चल पड़ती। चलो इतना तो अच्छा हुआ कि हमारा वहाँ आना, तुम्हें लेके जाना मौत से बदतर तो नहीं। मैंने मैडम को वहाँ छोड़कर तुम्हें अपने घर इसलिए ले आया क्योंकि मैं तुमसे चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। आओगे मेरे घर? आपके घर? हाँ देखो, मेरे कोई एतराज है तो मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ा है बस मैडम के। घबराने की जरूरत नहीं, मैं एक गलती 2 बार नहीं करता, सिर्फ बातें करना। नरेश बाबू से बाकायदा शादी हुई थी तुम्हारी? जी। उसके बाद कोई मुलाकात? उनसे मिलने की मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन शायद उन्हें मेरी याद कभी आई नहीं। और कभी आएगी भी नहीं। बहुत ही बेमुरव्वत, संगदिल और अय्याश किस्म का आदमी है वो। नरेश मल्होत्रा वो भंवरा है जो हर फूल की खुशबू सुनता है और उड़ जाता है। आप उनकी बुराइयां गिनाने के लिए मुझे लाए हैं? उसकी बुराइयां गिनाने नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छाइयों से मुतासिर होकर लाया हूं तुम्हें यहाँ। मैं तुम्हें उस कीचड़ से निकालना चाहता हूँ जहाँ तुम रहती हो। मुझसे इतनी हमदर्दी की वजह? क्योंकि जिस आदमी ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है, तुम्हें धोखा दिया है, वो कमबख्त मेरा भी दुश्मन है। मैं तुम्हें जमीन से उठा के आसमान पर बिठा दूंगा ताकि अगली बार जब नरेश की आंखें तुम पर पड़े तो उसकी आंखें चुंधिया जाएं। लेकिन पहले ये बताओ, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो या नहीं? लेना है। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, नरेश से बदला। लेकिन मैडम के कोठे पर रहकर तुम्हारी ये आरज़ू पूरी नहीं होगी। अगर मैं तुम्हारा साथ न दूं तो तुम्हारी ये तमन्ना धरी की धरी रह जाएगी। और इस एहसान के बदले मुझे क्या करना होगा? हर वो काम जो एक औरत को करना पड़ता है। मुझे गलत मत समझना, मेरे कहने का मतलब है इस घर की देखभाल और थोड़ा सा मेरा ख्याल। मैंने आज तक शादी नहीं की और अब करने का कोई इरादा भी नहीं, इसलिए घर में एक औरत के होने से क्या सुख मिलता है इससे वाकिफ नहीं हूं मैं। हाँ, हो सकता है तुम्हारे यहाँ रहने से वो कमी पूरी हो जाए। कहो, रहोगी यहाँ? मुझे मैडम से पूछना होगा। मेरी बात उनसे हो चुकी है। तुम्हारे यहाँ रहने पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। सोचते सोचते जिंदगी गुजर जाएगी रुपा। हर अहम फैसला मिनटों में किया जाता है। मेरा कमरा कौन सा है? हाय गजब। आइए चलिए। किससे मिलना आपको? मुझे यहाँ की मालकिन से, क्या कहते हैं, मैडम से मिलना। फरमाइए, क्या काम है आपको मुझसे? मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। जी सिंह, तुम आ जाओ। जी मैम। तशरीफ रखिए। थैंक यू। अब कहिए, क्या कहना चाहते हैं?
मैं एक लड़की की तलाश कर रहा हूँ और मैंने सुना है कि वो यहाँ आपके पास रहती है। यहाँ तो कई लड़कियाँ रहती हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूपा नाम की लड़की। रूपा? अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो आप नरेश मल्होत्रा हैं? अरे भाई, आप जानती हैं मुझे? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। बाय द वे, आप जिस लड़की के बारे में पूछ रहे हैं उसके पास आपकी तस्वीर भी देखी है। मगर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, आज इतने अरसे के बाद आपको अचानक रूपा की याद कैसे आ गई? मैं यहाँ आपके सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ मैडम, सिर्फ ये जानने आया हूँ कि रूपा यहाँ है या नहीं, और अगर है तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अव्वल तो ये कि रूपा यहाँ है नहीं, और अगर होती भी तो मैं उससे आपको हरगिज मिलने नहीं देती। इसका कारण बताने का कष्ट करेंगे आप? आपकी बड़ी मेहरबानियाँ हैं उस पर। वो लड़की पहले ही काफी दुख उठा चुकी है, अनगिनत तकलीफें झेल चुकी है। अब आपसे मिलाकर मैं उसे उसके जख्मों की याद क्यों दिलाऊं? क्या ही अच्छा होगा कि अगर आप मेरी मेहरबानियां गिनाने के बजाय मेरे एक सवाल का जवाब दें। कल रात मैंने धर्म चोपड़ा को रूपा के साथ पुलिस स्टेशन में देखा। धर्म रूपा के साथ क्या संबंध? जमाने भर का वो बदनाम शख्स रूपा के साथ वहां क्यों था? आप जिसे बदनाम आदमी कह रहे हैं, जो आपके लिए बहुत बुरा है, हो सकता है वही रूपा के लिए मसीहा हो। रूपा को उसने अपने घर में पनाह दी है और रूपा अपनी मर्जी से उसके साथ उसके घर गई। रूपा धर्म चोपड़ा के घर में रह रही है? जी हाँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मुझे धर्म चोपड़ा से मिलना है। जस्ट अ मिनट। यस सर, मिस्टर नरेश मल्होत्रा आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर नरेश मल्होत्रा, सेंड हिम इन इमीडिएटली। बड़ी देर की मेहरबात है। आइए नरेश बाबू, आइए। तबीयत खुश हुई आपको देखकर। किस्मत अच्छी थी हम दफ्तर में थे, वरना आप आते चले जाते हमें पता चलता तो बड़ा अफसोस होता। तशरीफ रखिए। थैंक यू। अरे हुजूर, हम जानते थे नाराजगी ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। आखिर पुराने दोस्त जो ठहरे, एक दूसरे के हमराज, हम निवाला, हम प्याला है। मैं दरअसल एक जरूरी काम के सिलसिले में आया था आपके पास। अरे हुजूर, ये तो आपकी पेशानी पे लिखा हुआ है। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? मुझे पता चला है कि रूपा नाम की एक लड़की आपके साथ आपके घर में रहती है। गजब, बहुत जल्द पता चल गया आपको, हैं? मानना पड़ेगा नरेश बाबू, कयामत की नजर रखते हैं आप। कयामत की नजर तो जनाब आप रखते हैं। इस भीड़ भड़के वाले शहर में जिसे मैं कभी ना देख सका, न जाने उसे आपने कहां से ढूंढ निकाला। ज़रा नवाज़ी के लिए शुक्रिया। अरे हुजूर, हर खूबसूरत चीज के परस्तार हैं हम। ये कमल का फूल हमें कीचड़ में मिला, हमने अपने घर में सजा लिया। इस फूल की कीमत अदा करने को तैयार हूं मैं। जो भी कीमत तुमने दी होगी, उससे दुगनी कीमत दे सकता हूं। नरेश बाबू, खरीदने और बेचने का काम मैं सिर्फ अपने बिजनेस तक ही महदूद रखता हूँ। अपनी जाती जिंदगी में मैं ये ट्रेडिंग हरगिज नहीं करता। धर्म चोपड़ा, इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने उस लड़की को कोई नुकसान पहुंचाया या मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो ब्लडी हेल तुम्हारा वो अंजाम होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ नरेश बाबू, आप तो सड़क छाप गुंडों की तरह धमकियों पे उतर आए। और इसकी शायद यही वजह हो सकती है कि जिस लड़की से तुमने ब्याह रचाया था, हाँ भले नाटक ही क्यों ना हो, उसे मेरे साथ देख के तुम्हारे तन बदन में आग लग गई है। तुम्हारे जो जी में कर सकते हो, वो लड़की अब तुम्हारे हत्थे कभी नहीं चढ़ेगी। ये मैं होने नहीं दूंगा। गुड लक। धर्म जी, नरेश मल्होत्रा का सितारा उसकी बुलंदी पर है, इसलिए उसकी तकदीर में जो लिखा है वो तो उससे कोई नहीं छीन सकता।
बस यूं समझिए कि आज अगर रूपा आपके पास है तो मेरी अमानत के तौर पर, जिसे एक ना एक दिन मैं यहां से जरूर ले जाऊंगा। बाय एंड हैव अ नाइस डे। बहुत सुनते थे शोर पहलू में दिल का, कांटा तो कतरा है खून की नहीं निकला। मैं आज से पहले कभी इस ऑफिस में नहीं आई, लेकिन लगता है यहाँ की हर चीज से फेमिलियर हूँ। यहाँ की हर शय परसों डैडी से वाबस्ता रही, यहाँ की हर चीज को छुआ है उन्होंने। देवयानी, डैडी का ये कैबिन आज से तुम्हारा है। इस कुर्सी पर बैठकर तुम बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में संभालोगे। कैसी बातें करते हो अशोक भैया? मैं तो अपने बिजनेस से मुतालिक कुछ भी नहीं जानती। धीरे धीरे सब जान जाओगे। अगर मुश्किल आए, मैं तो हूं तुम्हारे साथ। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी महान शक्ति है तुम्हारे साथ। कौन सी? डैडी के प्यार और विश्वास की वो शक्ति, उनका तुम पर यकीन, जिस यकीन से उन्होंने वसीयतनामे में तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। प्यार और विश्वास की वो शक्ति कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, बशर्ते कि तुम भी मेहनत और लगन से अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी अशोक भैया। डैडी को जो एक्सपेक्टेशंस मुझसे थी, उन्हें मैं जरूर पूरा करूंगी। आई एम श्योर देवयानी, यू विल। आज मैं डैडी के ऑफिस गई थी। अच्छा, मैंने इतने साल नौकरी की वहां, लेकिन तुम्हें ऑफिस में कभी नहीं देखा। कैसे देखते, मैं कभी गई ही नहीं वहां। ना कोई मौका आया और ना कभी जाने की इच्छा हुई। लेकिन आज डैडी के केबिन में काम करके उनकी बहुत याद आई। उनकी कुर्सी, उनकी मेज, उनकी फाइलों की शेल्फ, किताबों की अलमारी, हर एक चीज में उनकी यादें बसी हुई थी। मुझे भी उनकी अक्सर याद आती है, और अब सोचता हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि खामखा झगड़ लिया मैं उनसे। उस दिन पीएफ और पेंशन लेने गया था ना, तब भी उन्होंने मुझे ऑफर दिया। बोले मेरा दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लो, लेकिन मैं इनकार करके चला आया। नहीं करता तो उनके साथ चंद दिनों का साथ और मिल जाता मुझे। मैं जानती हूँ, डैडी और आप एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। वो बहुत चाहते थे आपको, बहुत इज्जत करते थे आपकी। मैं जानता हूँ, मुझे पता है बेटी। डैडी नहीं रहे, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं अपने डैडी जैसा मानती हूँ। क्या आप अपनी बेटी की एक दरखास्त कबूल करेंगे? कहो देवयानी, क्या कहना चाहती हो? मुझे बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं, बार बार अशोक भैया और नरेश से पूछना भी ठीक नहीं। जो डैडी ने आपसे पूछा था, वही मैं आपसे पूछती हूँ। क्या आप दोबारा ऑफिस ज्वाइन करेंगे? ये क्या कह रही हो देवयानी? भला डैडी को तुम्हारा पाँव क्यों रखेंगे? मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए, वरना मुझे गाइडेंस कौन देगा? मैं मशवरा लेने किसके पास जाऊँ? जरूरत क्या है तुम्हें ऐसे बखेड़े में पढ़ने की? तुम भी बिजनेस फील्ड में कूद पड़ो। मुझे हर चीज का बारे में देवयानी। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? देवयानी जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। मल्होत्रा साहब की अंतिम इच्छा यही थी कि देवयानी उनके बिजनेस की देखभाल करे। तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले? डैडी अगर इसे बिजनेस में हाथ डाले था तो मेरा साथ क्यों नहीं दिया? इसकी वजह मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ आदित्य। वजह नहीं, बहाना था वो, मेरा साथ ना देने का बहाना। खबरदार जो मेरे सामने देवयानी से ऐसे उटपटांग बातें की तो। अरे ऐसे नाजुक वक्त में उसका साथ देने की बजाय तुम उसका विरोध कर रहे हो। डैडी आप भी? बस अब और कुछ नहीं बोलना।
देवयानी, तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारे साथ दफ्तर चलूं? ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। सच डैडी, आप चलेंगे मेरे साथ? क्यों नहीं? जब तुमने मुझे डैडी कहा है तो मुझे तो बिटिया की बात माननी ही पड़ेगी ना। थैंक यू डैडी। खाना खा लिया तूने? हाँ हाँ खा लिया। क्यों नहीं खाओ, जरूर खाओ। अरे तुम कोई मेरी ब्याहता थोड़ी हो जो मेरा इंतजार करोगी। क्या थोड़ी? आप यहाँ क्यों आए? ये भी घूम रही। मेरा घर है, जहाँ चाहूँ आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। कौन रोकेगा मुझे? आशा मेरे तो छू मुझे। छुई का पेड़ है जो तुझे हाथ लगाऊंगा तो तुम मुरझा जाएगी। अरे मेरे घर की रानी, तुझे अपने दिल की मलिका बना के रखूं। भगवान के लिए मुझे मत छू। मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में नरेश बाबू का बच्चा है। नरेश का बच्चा? हाँ, उसके बाप की कोख या मेरे प्यार की निशानी जो मेरे कोख में पल रही है। कहता था मेरा सितारा बुलंदी पे है, मेरी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। अब मैं बताऊंगा उसे कि उसकी किस्मत कौन बदल सकता है। मैं बदलूंगा उसकी किस्मत। एक बात बता, तू उस बच्चे को जन्म देना चाहती है ना? हाँ? दे, जरूर दे। मैं पालूंगा उसे, मैं बड़ा करूंगा उसे, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा उसे। मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब जो इस घर में महफूज है, हा? जो तू चाहेगी ना, आज से वही होगा। कोई तुझे तकलीफ नहीं होगी। तू सो जा।